नमस्कार सभी को। इस वीडियो में जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ प्राकृतिक रेशे में जानतम रेशे। इससे पहले भी मेरे YouTube चैनल पर और 2 वीडियोस मैंने इससे संबंधित शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर को एक्सप्लेन किया है। और एक और वीडियो है जिसमें मैंने नेचुरल फाइबर में वेजिटेबल फाइबर कौन-कौन से होते हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका यूज है, ये सभी चीजें मैंने स्पष्ट की हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो है नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर। नेचुरल फाइबर में जो एनिमल फाइबर है, उनको प्राकृतिक इसीलिए कहा गया है, नेचुरल फाइबर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। प्राकृतिक रूप से जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जो स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल फाइबर, सो एनिमल फाइबर का जो मुख्य आधार होता है वो प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन तंतु भी कहते हैं। तो प्रोटीन तंतु प्राकृतिक पशु से उत्पन्न होने वाले रेशे होते हैं, जिनकी रासायनिक संरचना में एमिनो एसिड्स की लंबी श्रृंखला होती है। ऐसे रेशे मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त होते हैं और अम्लीय रंगों में आसानी से रंगे जा सकते हैं, और इसीलिए इन रेशों को प्रोटीन तंतु या प्रोटीन फाइबर कहा गया। तो जानवरों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो मुख्य रूप से दो हैं, एक है ऊन और एक है सिल्क या रेशम। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊन की। ऊन क्या है? ऊन जो है वो भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश जैसे जानवरों के बालों से प्राप्त तंतु है। इसका प्रमुख रासायनिक घटक केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो बालों का, किसी भी जीव के बालों की संरचना का मुख्य घटक प्रोटीन केराटिन होता है। तो केराटिन इसका मुख्य घटक है, और केराटिन में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ऊन में लचीलापन और मजबूती आती है। साथ ही साथ ये नेचुरल इंसुलेटर, प्राकृतिक इंसुलेटर का काम करता है, जो कि हमें ठंड से बचाता है। यही कारण है कि ऊनी वस्त्र जो है वो ठंड, सर्दी के दिनों में धारण किए जाते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल बना रहे, नियंत्रित रहे, और बाहरी ठंड से शरीर की सुरक्षा की जा सके। यदि हम देखेंगे यहाँ ऊन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, तो ऊन जो है वो मल्टी सेल्यूलर रेशा है, बहुरेशीय रेशा है। और इस मल्टी सेल्यूलर में इसमें जो रेशा है, इसमें सबसे माइक्रोस्कोप से देखने पर ऊन की संरचना में सबसे बाहरी जो संरचना होती है उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। जो मध्य में जो संरचना, बीच में जो संरचना होती है, बहुत बड़ा भाग होता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और सबसे अंत में जो खोखला भाग होता है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो क्यूटिकल्स क्या है? क्यूटिकल बाहरी परत है, ये शल्कनुमा संरचनाएं होती हैं। ये शल्क रेशे को सुरक्षा और एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता देते हैं, कोहेसिवनेस की क्वालिटी देते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो बीच का भाग है, सबसे बड़ा भाग है। ये तंतु का मुख्य और सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो इसे मजबूती, लोच और रिकवरी का गुण प्रदान करता है। यदि हम देखते हैं मेड्यूला, तो मेड्यूला अंदर का तंतु का खोखला भाग होता है, जो कि इंसुलेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण ऊनी रेशे जो होते हैं वो नेचुरल इंसुलेटर का काम करते हैं। और इनकी जो शल्कनुमा संरचना के कारण ही ऊन का उपयोग फेल्टिंग में भी किया जाता है। फेल्टिंग क्या होती है? जहाँ की रेशों को दबाव, एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर नमी में उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जिससे कि वो आपस में सट जाते हैं, उलझ जाते हैं। मतलब यहाँ वीविंग नहीं, फेल्टिंग मेथड से भी ऊन के द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऊन के प्रकार की हम बात करते हैं, तो हम पाएंगे कि ऊन के निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला है लैम वूल। लैम वूल कौन सा है? जो भेड़ के सबसे पहले जो भेड़ से कतरन प्राप्त होती है उसको हम लैम वूल कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि भेड़ के बच्चे को लैम कहा जाता है, और ये अत्यंत नरम होती है, महीन होती है, सॉफ्ट होता है ऐसा वूल। मेरिनो वूल,
मेरिनो भेड़ से जो प्राप्त होता है ऊन, उसको हम मेरिनो वूल कहते हैं। बहुत महीन और हाई क्वालिटी का विश्व प्रसिद्ध वूल है मेरिनो वूल। क्रॉसब्रेड वूल, क्रॉसब्रेड वूल क्या है? विभिन्न नस्लों के मिश्रण से प्राप्त होता है। इसकी क्वालिटी जो होती है मीडियम क्वालिटी का ऊन इससे मिलता है। कैश्मीर वूल, कैश्मीर बकरी से प्राप्त ऊन होता है। ये भी बहुत नरम, शानदार और हाई प्राइस कॉस्टली वूल है और गुड क्वालिटी का वूल। अंगोरा वूल, अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन होता है। ये भी हल्का और मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, गुड इंसुलेटर होता है। और पूल्ड वूल कौन सा होता है? कटे हुए जानवरों की खाल से रासायनिक रूप से जो ऊन खींच कर निकाला जाता है, उसको हम पूल्ड वूल कहते हैं। कटे हुए जानवर, जब जानवरों को मार दिया जाता है, तो उनकी खाल से जब रासायनिक रूप से ऊन खींच कर निकाला जाता है, तो उसको पूल्ड वूल कहते हैं। और इसकी क्वालिटी जो होती है, वो मीडियम या लो क्वालिटी का ऊन इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऊन निर्माण की प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो भेड़ होती है उसके बालों को फ्लीस को रिमूव किया जाता है, शेयर्ड किया जाता है। उसके बाद उसमें उसको धोकर उसे डर्ट निकाली जाती है। डर्ट निकालने के बाद में मशीन से उसकी कार्डिंग होती है। कार्डिंग के बाद स्पिनिंग प्रोसेस शुरू होता है और स्पिनिंग प्रोसेस के बाद जो धागा बनता है उसके बॉल बना करके मार्केट में इसको सेल आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे ऊन के गुण, क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की, लंबाई की। ऊन की लंबाई 2 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से जानवर का के बाल निकाले जा रहे हैं। जो ऊन की प्राकृतिक रंग होता है वो क्रीम, सफेद या भूरे रंग का होता है और उसके बाद जैसे रंग की आवश्यकता होती है उसको उस प्रकार से डाई किया जाता है। ये अगर हम हीट इंसुलेशन की बात करें तो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, शरीर को गर्म बनाए रखता है। नमी अवशोषण करने की क्षमता, एब्जॉर्बेंसी जो होती है वो 30% तक होती है। बिना गीला ये महसूस होता है। ये क्रिम्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जिसके कारण इसमें इंसुलेशन भी बढ़ जाता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और इसी क्रिम्स के कारण ये इसकी रेजिलेंसी, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लोच जो है वो बहुत अच्छी होती है। सिकुड़न, फेल्टिंग के कारण धोने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है। और इसमें घर्षण प्रतिरोध मध्यम होता है, रेशम से कम होता है। रेशम से कम होता है लेकिन मध्यम जो है इसमें घर्षण प्रतिरोध होता है। घर्षण को सहन करने की क्षमता होती है। ज्यादा घिसने पर खराब हो जाता है, मध्यम तरीके से घिसकर इसको वॉश वॉश किया जाता है। तो ये ऊन के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज वूल की आपके सामने रखी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। वूल की केमिकल प्रॉपर्टीज, अम्ल की यदि बात करते हैं तो अम्ल में ये सुरक्षित रहता है। एसिड का इस पर इफेक्ट ये होता है कि ये सुरक्षित रहता है, एसिड इसको मजबूत करता है। लेकिन यदि बेस क्षार के एल्कली के संपर्क में आने पर ये नष्ट हो जाता है। बहुत देर तक अगर सूरज की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाए तो भी ये कमजोर हो जाता है। ऊंट पर कीट और मौत आसानी से लग जाते हैं, इसीलिए यहाँ विशेष इसकी देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इसको नमी रहित स्थान पर इसको रखना चाहिए। जब ऊन सर्दी का मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद में इनके वस्त्रों को अच्छे से लपेटकर सूखे स्थान पर इसको सिक्योर करके रखना चाहिए। क्लोरीन जैसे ऑक्सीकारक तत्वों से ऊन को क्षति पहुंचती है। जलने पर यदि इसका बर्निंग टेस्ट किया जाए तो बाल के जलने जैसी गंध आती है और जो राख होती है वो कुरकुरी राख होती है इसकी। रंगने की यदि रंगाई की बात करें तो अम्लीय रंगों से इसको बहुत अच्छे से रंगा जा सकता है। बहुत ही ब्राइट और सुंदर कलर चढ़ते हैं यदि एसिडिक कलर्स को के द्वारा इनको डाई किया जाए। सो दीज ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। नाउ यूजेस ऑफ वूल, ऑफ कोर्स जो सर्दी में स्वेटर, जैकेट, गर्म कपड़े ऊन के ही बने होते हैं। कालीन जो कि सौंदर्य का प्रतीक है, स्थायित्व का प्रतीक है, वो भी ऊन का बना होता है। कंबल
जो है वो जो रेशे होते हैं उन्हीं के बने होते हैं। ये भी गरमाई प्रदान करते हैं, आराम प्रदान करते हैं। जो सूट होते हैं, बिज़नेस वियर प्रीमियम क्वालिटी के जो सूट होते हैं वो ऊन के बने होते हैं। उसके अलावा फेल्ट की बनी बहुत सारी वस्तुएँ जैसे टोपियाँ, कलाकृति और बहुत सारे उद्योगों में काम आने वाली वस्तुएँ जो होती हैं वो ऊन से बनी होती हैं। तो ये ऊन का उपयोग है, यूजेस ऑफ वूल। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट फाइबर दैट इज सिल्क। हम सिल्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा रेशा सिल्क, ये भी जानवरों के से प्राप्त होने वाला रेशा है। जानवर रेशे की श्रेणी में आता है, प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आता है, प्रोटीन के रेशे की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका मुख्य घटक भी प्रोटीन होता है। जो रेशम है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रेशा है और इसमें अपनी एक अद्भुत चमक, कोमलता और मजबूती होती है। इसका मुख्य घटक होता है फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन। ऊन का मुख्य घटक था कैराटीन नाम का प्रोटीन। सिल्क रेशम का मुख्य घटक है फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन। और ये जो है ये सेरोसिन नाम का एक चिपचिपा गोंद जैसा परत से ढका रहता है। सेरोसिन रेशे को कोकून के अंदर एक साथ रखता है। तो जब हम सिल्क को निकालते हैं तो इसी सेरोसिन नाम के गोंद को पिघलाकर उसमें से सिल्क के रेशे को अलग किया जाता है। यदि सिल्क की संरचना हम देखें तो सिल्क की जो संरचना में मुख्य घटक प्रोटीन ही है और इसमें मैंने आपको बताया फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है और सेरोसिन नाम का एक प्राकृतिक गोंद पदार्थ पाया जाता है। तो फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन होने के कारण ही इसमें एक बहुत ही सुंदर चमक, मजबूती और लचीलापन होता है। ये रेशे हल्के होते हैं और भारी श्रृंखला वाले प्रोटीन होते हैं। और सेरोसिन एक प्राकृतिक गोंद होती है, फाइब्रोइन रेशे को एक साथ बांधे रखती है। यह रेशे को कठोर और भंगुर बनाती है, इसीलिए प्रसंस्करण के दौरान इस गोंद को हटा दिया जाता है। यदि हम इसकी क्रॉस सेक्शनल इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो त्रिकोणीय होता है, जिसके घुमावदार किनारे होते हैं। त्रिकोण आकार प्रकाश को विभिन्न कोरों में प्रतिबंधित करता है, जिसके कारण रेशे में एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है और इसकी सतह चिकनी दिखाई देती है। तो आप समझ पाए कि रेशम का रेशा इतना ज्यादा चिकना या चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से इसकी अगर क्रॉस सेक्शनल काट का स्ट्रक्चर देखें तो वो ट्रायंगुलर शेप में है और ट्रायंगुलर शेप में होने के कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं वो प्रतिबिंबित हो जाती हैं और प्रतिबिंबित होने के कारण क्या होती है, इसमें इसकी सतह पर अद्भुत चमक दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं रेशम के निर्माण की जो प्रक्रिया है। ये रेशम के खेती में रेशम के कीट को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर। और लार्वा स्टेज होती है जिस पर इसको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन दिया जाता है। यदि यहाँ प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन, जितना अच्छा न्यूट्रिशन रेशम के कीड़े को दिया जाएगा, उसके रेशे उतने ही मजबूत, चमकदार, सुंदर, लचीले होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो रेशम के कीड़े को पालने और उसके बाद उससे रेशम निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है सेरीकल्चर, वो कैसे होती है। तो ये रेशम का कीड़ा है, इसने अंडे दिए। अंडे देने के बाद ये अंडे कुछ ही हफ्ते में लार्वा में बदल जाते हैं और लार्वा से प्यूपा में बदल जाते हैं। ये प्यूपा लार्वा स्टेज पर इनको अच्छे शहतूत की पत्तियों पर एग दिए जाते हैं। ये लार्वा स्टेज और प्यूपा स्टेज में जब ये होते हैं तो इनके पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो अपने मुंह के पास के 2 छेद से ये मुंह को झकझोरना शुरू करते हैं, जिनके इनके मुंह के पास से जो छेद होता है उससे लार निकलती है और वो लार में ये चारों तरफ अपने आप को लपेट लेते हैं, जिसको हम कोकून कहते हैं। और इन्हीं कोकून का उपयोग रेशम का कीड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कोकून है। इन कोकून को पहले ग्रेट करके अलग-अलग किया जा रहा है। यहाँ इन कोकून को गर्म किया जा रहा है जिससे कि इसका जो सेरीकल्चर इसका जो गोंद है वो पिघल जाएगा और उसके बाद में इससे जो रेशे प्राप्त होंगे उसको लपेट कर इससे धागा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार कीड़ों को पाला जाता है और फिर उस कीड़ों से किस प्रकार से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको रेशम के पूरा स्ट्रक्चर सारा बताया। नाउ यहाँ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रेशम के भौतिक गुण। तो रेशम जो है वो जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं उसमें सबसे लंबा तंतु माना जाता है, सबसे लंबा रेशा है। यदि एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं इस तरीके की सबसे लंबा प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो ये रेशम। इसमें चूंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो क्रॉस सेक्शन काट अगर देखी जाए इसकी, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, जिसके कारण इसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। तन्यता शक्ति जो इसकी होती है वो बहुत कमजोर होती है, गीली अवस्था में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये मुलायम और चिकना रेशा है। इसमें लोचमयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ऊन में सबसे ज्यादा होती है, इसमें मध्यम होती है। और नमी अवशोषण करने की क्षमता एब्जॉर्बेंसी इसकी 11% 11% होती है, जैसे कि हमने उनमें पढ़ी थी 30%, यहाँ 11% है। ताप नियंत्रण का गुण क्या होता है इसमें, ये गर्मियों में ठंडा, ये बहुत अच्छी बात है सिल्क की कि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। घर्षण से संवेदनशील हो जाता है, बहुत ज्यादा इसको रगड़ा जाए, घिसा जाए तो उसकी क्षति होती है। बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अम्ल हल्के अम्लों को सहन कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होगा उसको सहन नहीं कर पाता है ये। बेस एल्कली या बेस का इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्लोरीन युक्त ब्लीच से हानि होती है इसकी। लंबे समय तक अगर सूरज के प्रकाश में रखा जाए तो उसके तंतु कमजोर हो जाते हैं। जलने पर बाल जैसी गंध आती है, गंधक जैसी गंध आती है इसके जलने पर। साथ ही साथ बुरबुरी राख इससे मिलती है जलाने पर। अम्लीय रंगों में इसको रंगा जा सकता है, जैसे ऊन को अम्लीय रंगों में एसिडिक जो कलर होता है उसमें डाई किया जा सकता है, वैसे ही इसको भी अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है। पसीने के संपर्क में आकर ये पीले पड़ जाते हैं। अच्छा, यदि एक चीज यहाँ मिस हो रही है वो है कीड़े और मोथ का प्रभाव। तो कीड़े और मोथ का प्रभाव रेशम के ऊपर भी हानिकारक होता है। इसको भी बहुत सावधानी से केयर करने की आवश्यकता होती है, सेव करके रखने की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपको वूल और सिल्क के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि ऊन और रेशम को अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो क्या है। देखिए, ये आपको आसान रहेगा ऊन के बारे में थोड़ा सा और रेशम के बारे में याद करने में। ऊन में जो प्रोटीन है वो कैरेटीन है और रेशम का जो प्रोटीन है वो क्या है, फाइब्रोइन है। यदि संरचना देखें तो ये शल्क युक्त है और ये चिकनी त्रिकोणीय संरचना है। चमक ऊन की कम होती है, इसकी सबसे अधिक होती है रेशम की, क्योंकि ट्रायंगुलर इसका संरचना है इसीलिए। इसकी मजबूती मध्यम है, रेशम की मजबूती अधिक है। इसका उपयोग सर्दियों में ही किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो सर्दी गर्मी दोनों में कर सकते हैं। ये थोड़ा महंगा रेशा है, इसीलिए विलासी वस्त्र इसको कहा गया है। विशेष तौर पर किसी विशेष अवसर पर या धनी वर्ग के लोग इस प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने वूल और सिल्क को कंपैरेटिवली आपके सामने रखने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैंने आपको वूल और सिल्क के बारे में बताया। मैं आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स।